जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर और मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिब्यूनल्स पर। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल अभी राज्यसभा में पास हुआ, बहुत हंगामा हुआ, हंगामे के बीच में ये बिल को पास किया गया। तो सरकार के इस पास करने के मेथड और इस बिल पर दोस्तों काफी चर्चाएं हो रही हैं। हम देखेंगे यहां से अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का ये बिल है और क्यों इसको पास किया गया, क्या इसके इश्यूज हैं, क्या इसके फायदे हैं और क्यों ये इस समय चर्चा में है। तो बहुत तेजी से हम लोग इसकी बात करेंगे और चर्चा करेंगे इसके बारे में, समझेंगे इस बिल को पूरी तरीके से आज अभी इस लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल की तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल को अभी राज्यसभा में 9 अगस्त को पास किया गया। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल की अगर बात करें तो इन्होंने एक पुराना बिल जो है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 इसको रिप्लेस किया है। इस ऑर्डिनेंस को भी दोस्तों अगस्त 2 को निर्मला सीतारमण के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दोस्तों इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। यानी जो अभी राज्यसभा में पास किया गया है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल, इसने एक पुराने ऑर्डिनेंस जिसका नाम है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 इसको दोस्तों रिप्लेस किया है। समझेंगे इन दोनों के बारे में कि ये दोनों चीजें क्या हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कि कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स हैं, कौन कौन से एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, एपेलेट बॉडी हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है इस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस या इसके बिल के द्वारा। जी हां दोस्तों, अभी जो ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल लाया गया है इसका मकसद यही है कि भारत में 9 तरह के जो एपेलेट रिफॉर्म ट्रिब्यूनल्स हैं उनको मर्ज कर दिया जाए, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और को दे दी जाए। जैसे द सिनेमेटोग्राफी एक्ट है 1952 का, इसके लिए हमारे पास एक पूरा एपेलेट ट्रिब्यूनल है, अब इसकी जिम्मेदारी हाईकोर्ट को दे दी गई है। इसी प्रकार ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के द्वारा एपेलेट बोर्ड है, इसकी जिम्मेदारी हाईकोर्ट को दे दी गई है। इसी प्रकार जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है, इसके एपेलेट बोर्ड की जिम्मेदारी अब कॉमर्शियल कोर्ट और द कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट को दे दी गई है। इस तरह से पूरे 9 हमारे पास एपेलेट बोर्ड हैं जिनकी जिम्मेदारी अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर कॉमर्शियल कोर्ट को दोस्तों दे दी गई है इस बिल के माध्यम से, इस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल के माध्यम से। अब ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि पहले से जो ये हमारे एपेलेट बोर्ड चले आ रहे थे, जो ट्रिब्यूनल्स हमारे चले आ रहे थे, उनको खत्म करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को देने की जरूरत क्या पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी, एक बार जरा इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि रिसेंटली सरकार ने बहुत तरह के डेटा पर एनालाइज किया, बहुत तरह के डेटा को स्टडी किया और जो लास्ट 3 इयर्स का डेटा निकल के आया उससे ये एक बात क्लियर हो गई कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो किसी भी तरीके से जो फास्टर जुडिशरी के लिए बनाए गए थे, फास्टर जस्टिस के लिए बनाए गए थे, वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे। ट्रिब्यूनल्स को केवल इसलिए बनाया गया था ताकि जो छोटे छोटे केसेस हैं, जो अलग केसेस हैं, उनका तेजी से निपटारा हो और तेजी से उसमें न्याय मिले। लेकिन पिछले 3 साल में ट्रिब्यूनल्स जो है ये इसमें नाकाम दोस्तों साबित हुए। साथ में अगर बात करें तो ट्रिब्यूनल्स जो है एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जितना एक्सपेंस इन पर हो रहा है उससे कहीं कम यहां से रिजल्ट यहां पे देखने को मिला सरकार को, इसीलिए सरकार ने यह फैसला दोस्तों यहां पे लिया। इसके साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट भी इसकी प्रैक्टिस पर दोस्तों क्वेश्चन उठा चुका है। ट्रिब्यूनलाइजेशन जो है जस्टिस का, उसको दोस्तों रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और कई सारे जजमेंट ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। It could save the considerable expense to the exchequer and the same time also lead to the speedy delivery of the justice। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ट्रिब्यूनलाइजेशन को रोक दिया जाएगा तो ये एक स्पीडी मेथड भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं खर्चा भी दोस्तों जो है वो भी बचेगा। इन्हीं कारणों से सरकार ने ध्यान में करते हुए इन एपेलेट बोर्ड्स को अब यहां पर रिमूव करने का फैसला ले लिया है। अब दोस्तों यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इसका एक बैकग्राउंड भी है, वो भी आपको एक बार समझ लेना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि सरकार ने एपेलेट बोर्ड को यहां पे खत्म करने का कोई बिल लेके आए। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने ये प्रोसेस को 2015 में ही शुरू कर दिया था। जो रैशनलाइजेशन है ट्रिब्यूनल्स का उसको 2015 में ही शुरू कर दिया गया था और उसके लिए ही दोस्तों 7 ट्रिब्यूनल को फाइनेंस एक्ट 2017 के माध्यम से दोस्तों मर्ज कर दिया था, ये एबोलिश कर दिया था। यानी फाइनेंस एक्ट 2017 में सरकार पहले भी ला चुकी है जिसके द्वारा 7 ट्रिब्यूनल्स को या तो मर्ज कर दिया गया था या फिर एबोलिश कर दिया गया था और कुल मिलाकर जो हमारे पास ट्रिब्यूनल थे 26, उनकी संख्या दोस्तों 19 तक सीमित कर दी गई थी। यानी ये काम पहले भी दोस्तों हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से ही ट्रिब्यूनल्स को सुधारने का प्रयास कर रही है।
अगर रीजन देखा जाए कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, तो रीजन बहुत सिंपल सा है, दैट फॉलोड इन अ फर्स्ट फेज वाज टू क्लोज डाउन द ट्रिब्यूनल्स व्हिच वर नॉट नेसेसरी एंड टू मर्ज द ट्रिब्यूनल विद द सिमिलर फंक्शंस। यानी सरकार ने देखा कि जो ट्रिब्यूनल्स ऐसे हैं जो नेसेसरी नहीं है, तो उनको उन्हीं के जैसे सिमिलर फंक्शंस वाले ट्रिब्यूनल्स में मर्ज कर दिया गया। सिंपल सा, और बिल्कुल सही भी काम हुआ दोस्तों, कि अगर हमारे पास सिमिलर फंक्शन वाले दो बॉडीज हैं, उनको अगर एक कर दिया जाएगा तो फंक्शनिंग भी अच्छी होगी, हमारे पास एक अच्छा सा मेथड भी होगा और काम भी तेज होगा। इसी को देखते हुए दोस्तों अभी 2021 में भी सरकार ने ट्रिब्यूनल का जो रिफॉर्म, रैशनलाइजेशन और कंडीशन ऑफ सर्विस बिल है 2021, उसको भी दोस्तों लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था फरवरी 13 2021 में। यानी ये प्रोसेस पहले से चल रहा है और अब इस प्रोसेस को केवल आगे बढ़ाया गया है, पहले से ही दोस्तों ये काम चल रहा है। इसका मकसद केवल यही है कि जो प्रपोज्ड जो बिल करा गया उसका मकसद यही है कि जो अथॉरिटीज ऐसी हैं, जो ट्रिब्यूनल्स ऐसे हैं जो कि काम में आने वाले हैं, उनको रखो, और बाकी जो उनके साथ वाले हैं या उनके जैसे हैं उनको या तो एबॉलिश कर दिया जाए या फिर उनको हटा दिया जाए। ये सरकार की 2014 की पॉलिसी दोस्तों, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, ऐसा सरकार कहती है। तो यहां पर भी वो वैसे ही करना चाहती है कि हमारे पास काम करने वाले लोग हो, काम तेजी से हो, लेकिन फैलावा ज्यादा ना हो। शायद इसी मंशा से सरकार ने यह काम किया है। ट्रिब्यूनल्स का पिछले कुछ सालों का डेटा देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है कि जो सेम काम करने वाले, सेम फंक्शन वाले ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको एक में मर्ज कर दिया जाए और बाकी को यहां से जो है दोस्तों एबॉलिश कर दिया जाए। ये यहां पे सरकार ने यहां पे काम करा है। लेकिन दोस्तों एक बात ये भी है, द बिल कुड नॉट बी पास ड्यूरिंग द बजट सेशन। जब 13 फरवरी 2021 को ये रिफॉर्म बिल को पेश किया गया था, तो बजट सेशन में किसी तरह से ये पेश नहीं हो पाया था, पास नहीं हो पाया था। उसकी वजह से दोस्तों फिर राष्ट्रपति ने इसी के लिए एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया। जी हां, इस बिल को, किस बिल को, जो हमने अभी बात की है, हमने भी बात की है ना, अगर हम इस बिल की बात करें, द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन कंडीशन सर्विस बिल, इसको 13 फरवरी को पास किया गया था, लेकिन दोस्तों ये पास नहीं हो पाया लोकसभा में, और तब राष्ट्रपति ने इसके लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था, अध्यादेश जारी कर दिया था, जिसके तहत दोस्तों एक कानून बन गया था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो मानसून के सत्र में दोस्तों इसको पुनः इसको लाया गया और इसको हंगामे के बीच पास करा दिया गया राज्यसभा से। तो ये दोस्तों एक काफी देखने वाली बात है। अब दोस्तों अगर इस बिल की बात करें कि इस बिल पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्या इसके फीचर्स हैं और किस तरीके से काम करता है, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात है डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडीज। यानी यहां पर एक काम जो किया गया वो ये है कि जो बॉडीज इस समय हैं, जो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, उन बॉडीज को डिसोल्यूट कर दिया गया, उनको विघटित कर दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया, उन्हें डिसॉल्व कर दिया गया। ये सबसे ज्यादा जो है दोस्तों एक चर्चा का विषय बना हुआ है, सबसे ज्यादा जो है विवाद का विषय बना हुआ है, डिस्प्यूट सबसे ज्यादा इसी पर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल है, इसको दोस्तों क्या कर दिया गया, हाई कोर्ट के जिम्मे कर दिया गया है। अब इसको पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया गया। ऐसे ही मैंने अभी आपको एक लिस्ट दिखाई दी जहां पर 9 ट्रिब्यूनल ऐसे थे, 9 एपेलेट ट्रिब्यूनल ऐसे थे जिनको खत्म करके उनकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कॉमर्शियल कोर्ट को वहां पे दे दी गई है, ताकि उनके फंक्शंस अब कौन करेगा, उनके फंक्शंस अब वही कोर्ट जो रिस्पॉन्सिबल है वो उसको परफॉर्म करेंगे, बाकी बॉडीज को वहां से हटा दिया गया। तो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट का विषय दोस्तों यही बना। दूसरा, मर्जिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडीज, यानी जो कुछ बॉडीज ऐसी हैं, फाइनेंशियल एक्ट 2017 के माध्यम से भी सरकार ने कुछ बॉडीज को मर्ज कर दिया था, तो अब भी दोस्तों सरकार ने यही करा है। बहुत सारी बॉडीज को एक दूसरे में मर्ज करने का भी यहां पे प्लान करा गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल को अभी मर्ज कर दिया गया है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में। तो सरकार ने एक बात देखी है, क्या देखी है कि अगर कोई ट्रिब्यूनल, अगर कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल ऐसे हैं जिनके फंक्शंस लगभग समान हैं, तो उनको एक में मर्ज करके दोस्तों फैलावा कम करा जाए और काम ज्यादा करा जाए। इस सोच के साथ शायद सरकार ने इनको मर्ज करने का फैसला लिया है। तो ये दोनों ही चीजें दोस्तों जो है इस बिल में है और सबसे ज्यादा हंगामा दोस्तों इन्हीं पर बना हुआ है। तीसरे हंगामे की वजह जो है दोस्तों वो है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। जी हां, जो हमारे ट्रिब्यूनल्स बचे हुए हैं, अभी तक उनके चेयरमैन और मेंबर्स का इलेक्शन, उनका अपॉइंटमेंट दोस्तों, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल इतना खास नहीं होता था। लेकिन अब दोस्तों जो भी इनके मेंबर्स और चेयरमैन अपॉइंट किए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्च सिलेक्शन कमेटी। यानी जो एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी उसके रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रिब्यूनल्स के चेयरमैन और मेंबर्स को दोस्तों यहां पे क्या करेगी, अपॉइंट करेगी।
अब खास बात यह है कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी पर विवाद क्यों है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स है देखिए उनमें कौन कौन है। जो हमारी कमेटी होगी, जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी, उसमें जो मेंबर होंगे कौन होंगे, एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय हिम एज द चेयरपर्सन। यानी या तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जिस जज को वो नॉमिनेट करेंगे वो इस कमेटी का क्या होगा, चेयरपर्सन होगा। इसके अलावा इसमें कौन होगा, इसके अलावा इसमें दो सेक्रेटरीज होंगे नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी दो सेंट्रल गवर्नमेंट के सचिव होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट इस कमेटी भेजेगी। इसके अलावा सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट एंड द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर विच द ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड। यानी आप सिंपल समझिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो उस कमेटी में है ही, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के दो सचिव भी उसमें होंगे, और दोस्तों जिस मंत्रालय के अंतर्गत वो ट्रिब्यूनल है उस मंत्रालय के सचिव भी वहां पर बैठे होंगे। यानी पूरी तरीके से अब ट्रिब्यूनल पर किसका एक तरह से प्रभाव होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां पर प्रभाव होगा, और विद नो वोटिंग राइट, कोई वोटिंग राइट वहां पर नहीं होगा दोस्तों। तो ये एक चर्चा का विषय यहां पर बना हुआ है कि ट्रिब्यूनल पर अब पूरा अधिकार जो है एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और उनकी मर्जी के लोग यहां बैठे होंगे। ऐसी चर्चा दोस्तों चल रही है बाजार में, लेकिन आपको समझना यह है कि क्या क्या इसमें करा गया है। एक तो डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडी करा गया है, मर्जिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडी करा गया है, और एक सिलेक्शन सर्च कमेटी बनाई गई है जो ट्रिब्यूनल्स के चेयरमैन और ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स को अपॉइंट करेगी। अगर बात करें दोस्तों और भी इसके काम की, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए भी यहां पे काम करा गया है। क्या काम करा गया है, इट विल हैव सेपरेट सर्च सिलेक्शन कमिटीज विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट एंड द चेयरमैन। यानी जिस प्रकार से जो हमारे सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स हैं उनके लिए यहां पे सर्च कमेटी है, ऐसे ही जो हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैं उनके लिए भी यहां पर सिलेक्शन कमेटी होगी, और वो सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, अपने राज्य के जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैं उनके मेंबर्स को चुनने का वहां काम करेगी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, उसी प्रकार स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो उसके चेयरमैन। इसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी एंड टर्म ऑफ द ऑफिस पर भी इस बिल में कहा गया है, कहा यह क्या है कि ये क्या करेगा, अब ये 4 इयर्स की टर्म ऑफ ऑफिस देगा। देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा विवाद इस पर भी है। पहले जो था ये 5 वर्ष का था, लेकिन अब इस बिल के माध्यम से क्या है कि ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबर होंगे वो केवल 4 साल के अपने टर्म में काम कर पाएंगे, यानी उनका कार्यकाल कितना रह गया, 4 साल रह गया। Subject to the upper age limit of 70 years for the chairman and 67 for the members, यानी मेंबर्स 67 वर्ष की उम्र तक और चेयरमैन 70 वर्ष की उम्र तक वहां काम कर पाएगा, लेकिन मैक्सिमम 4 वर्षों तक ही अब उसका टेन्योर यहां पर रहने वाला। इसके अलावा बात करें दोस्तों यहां पर एक बात और भी दिखाई गई दोस्तों, स्पेसिफाइज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 50 इयर्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मेंबर, यानी 50 साल से नीचे कोई भी मेंबर वहां पर नहीं बन पाएगा। कम से कम 50 इयर्स, कम से कम 50 वर्ष की आयु उसकी यहां पर होनी ही चाहिए, तब कहीं जाके दोस्तों यहां पर बन पाएगा, इसके अलावा वो यहां पर नहीं बन पाएगा। अगर रिमूवल की बात करें तो क्या रिमूवल होगा, प्रोसेस किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, वहां पर भी ये बात कही गई है। क्या कहा गया है, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एनी चेयरपर्सन और अ मेंबर। यानी सीधे सीधे जो सिलेक्शन सर्च कमेटी बनाई गई है उसके रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ट्रिब्यूनल के चेयरमैन या फिर मेंबर को वहां से रिमूव भी कर सकती है। अब दोस्तों विवाद का विषय यही है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में मेंबर्स किसके हैं, एक तो 2 मेंबर जो है वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के सचिव हैं ही, और एक मेंबर कौन सा है, उस मिनिस्ट्री का मेंबर जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में वो है। इसका मतलब पूरी तरीके से वो सरकारी प्रभाव में होगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा विवाद यहां पे ये है कि भाई सरकार जिसे चाहेगी उसे वहां रखेगी, जिसे चाहेगी उसे वहां से निकाल देगी, इस तरह की बातें वहां पर चल रही है। लेकिन आपको ध्यान करना यह है कि ट्रिब्यूनल में से अब किसी को हटाना होगा तो केवल सिलेक्शन सर्च कमेटी सरकार को एक रिकमेंड करेगी, भाई इसको हटा दो, इसको रख दो, और सरकार उसको वहां पे हटाने और रखने का फैसला करेगी। आगे अगर देखें तो कोर्ट ने क्या कहा, व्हाट हैड द कोर्ट रूल्ड एंड व्हाट द की इशू विद द बिल, क्या क्या इसके साथ इशू है वो यहां पर एक बात ध्यान में करने होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस आया था भी मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोविजन रिक्वायरिंग अ मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटेड चेयरपर्सन of 50 years and prescribe the tenure of 4 years.
It held that such conditions are violated of the principle of the separation of powers, independence of judiciary, rule of law and Article 14 of the Constitution of India. यानी यहां पर जो है फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बातें कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई 50 साल की मिनिमम उम्र एक होनी चाहिए, वरना ये कंडीशंस जो है वो वायलेट करेंगे हमारे प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को, इंडिपेंडेंस जुडिशरी को, रूल ऑफ लॉ को एंड आर्टिकल 14 को। इस तरह की बातें यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी अपने मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कही थी। लेकिन फिर भी दोस्तों जो इश्यूज हैं उनकी बात एक बार कर लेते हैं जो मैंने आपको बताई। सबसे पहले तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, यही सबसे बड़ा इशू है कि वहां पर क्यों रखा गया 50 साल का। दूसरा द टेनर फॉर द चेयरपर्सन, जो मैंने आपको बताया कि 4 साल का टेन्योर रखा गया है, ये दूसरा वहां पे इशू चल रहा है जिस पर विवाद चल रहा है, जिस पर हंगामा हो रहा है। तीसरे की बात करें तो रिकमेंडेशन ऑफ 2 नेम्स फॉर ईच पोस्ट बाय द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी एंड रिक्वायरिंग द डिसीजन टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट प्रेफरेबली विद द 3 मंथ्स। यानी ये सबसे बड़ा एक ड्रामा यहां पर होने वाला है कि हमारे जो सर्च कमेटी है वो हर एक पोस्ट के लिए 2 नाम अपनी सरकार को देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी और 3 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से एक नाम को चूज कर लेगी अपने मेंबर या चेयरपर्सन के लिए। तो ये कुछ विवाद के इशू यहां पर बने हुए हैं दोस्तों, जिनके बारे में सरकार को आगे सोचना होगा और कुछ चीजों पर आगे काम यहां पर करना होगा। दोस्तों अंत में बात कर लेते हैं कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल की अगर बात करें दोस्तों तो ये ट्रिब्यूनस शब्द से ड्राइव्ड हुए हैं। इनका मतलब एक ही होता है मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन पब्लिक। जो रोमन पब्लिक थी, रोमन रिपब्लिक था, वहां पर दोस्तों न्याय के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। इसमें कहानी ये होती है कि क्वासी जुडिशियल होते हैं दैट इज सेट अप टू डील विद द प्रॉब्लम्स सच एज रिजॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स। यानी जो हमारे प्रशासनिक और कर संबंधी इश्यूज होते हैं उनको डील करने के लिए, ऐसे छोटे छोटे केस को डील करने के लिए यहां पर ट्रिब्यूनल्स अलग अलग बनाए जाते हैं ताकि उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक ना पहुंचने दिया जाए और लोड भी उन पर कम रहे, ट्रिब्यूनल से ही उनका सारा फैसला हो जाए और वहीं से सारी कहानी जो है वो निपट जाए। इसके अलावा दोस्तों हमारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो कई प्रकार के काम करते हैं, एडजुकेटिंग डिस्प्यूट्स, डिटरमाइनिंग राइट्स बिटवीन द कॉन्टेस्टिंग पार्टीज, मेकिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। ऐसे कई तरह के काम जो है वो ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से किए जाते हैं। लेकिन पिछले 3 साल के डेटा में सरकार ने देखा कि ट्रिब्यूनल्स अपने इन कामों में थोड़े से असफल हो रहे हैं। जितना टाइम नहीं लगना चाहिए था उतना ही ज्यादा टाइम यहां पे लग रहा है और मैक्सिमम केसेस जो है वो ट्रिब्यूनल से निकलकर वापस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंच ही जाते हैं। इसलिए इनका कोई भी फायदा यहां पर सरकार को नहीं दिखाई दिया। The objective may be to reduce the caseload of the judiciary to bring the subject expertise and technical matters। यानी ट्रिब्यूनल्स का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो हमारी न्याय अदालत है, जो हमारी जुडिशरी है, उसका लोड थोड़ा कम किया जाए। लेकिन दोस्तों यहां पर जो चीजें हैं वो थोड़ी सी चेंज हुई हैं, लोड उनका कम नहीं हो पा रहा बल्कि और बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्टाइज के लिए हमने ट्रिब्यूनल खोले थे ताकि हर केस के एक्सपर्टाइज ही अपने तरीके केस को सॉल्व करें। लेकिन दोस्तों वहां पे कुछ असफलताएं मिली, इसलिए दोस्तों इनको यहां पर मर्ज करने का फैसला या एबॉलिश करने का फैसला सरकार ने लिया। क्या है संविधान में इसके प्रोविजन, तो मैं आपको बता दूं कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में हमने इनको इनकॉर्पोरेटेड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके लिए हमारे पास 3 आर्टिकल यहां पर हैं दोस्तों, आर्टिकल नंबर 323A, आर्टिकल नंबर 323B और आर्टिकल नंबर 262। अगर बात करें 320A की तो ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ। अगर बात करें 320B की तो ये डील करता है अदर मैटर्स के साथ। और बात करें 263 की तो ये करता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सराउंडिंग इंटरस्टेट रिवर्स एंड अराइज अमंग द स्टेट और द रीजनल गवर्नमेंट। यानी उस तरह के मामले जो है वो आर्टिकल नंबर 262 के माध्यम से हमारे ट्रिब्यूनल्स दोस्तों देखा करते हैं। दोस्तों यहां पर एक छोटा सा हम लोग डाइवर्जन भी देख लेते हैं कि हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या डिफरेंस होता है, वो भी एक बार यहां पे हम चर्चा कर लेते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें तो कोर्ट ऑफ लॉ जो होते हैं, जो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं, ये क्या होते हैं, पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम। जो हमारी परंपरावादी न्याय प्रक्रिया है उसका हिस्सा है वो तो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन दोस्तों ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये एक एजेंसी है क्रिएटेड बाय द स्टैच्यू एंड इन्वेस्टेड विद द जुडिशियल पावर। यानी इस एजेंसी को बनाया गया है कुछ न्यायिक शक्तियों को देकर ताकि कुछ मामलों को ये अपने आप सॉल्व कर पाए। अगर सिविल कोर्ट की बात करें तो दे हैव द पावर टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार। यानी जो हमारे सिविल कोर्ट है ये हर प्रकार के सिविल सूट्स को पावर कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर जो ट्रिब्यूनल है इनके पास पावर है टू ट्राई केसेस दैट आर द टाइप ऑफ द स्टैच्यू कन्फर्स अपॉन देम।
दे आर फॉर्म फॉर एजुकेटिंग केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, यानी ट्रिब्यूनल कुछ पर्टिकुलर प्रकार के केसेस को ही देख सकते हैं, कुछ विशेष प्रकार के केसेस को ही देख सकते हैं। एक ट्रिब्यूनल हर प्रकार के केस को नहीं देख सकता, जबकि सिविल कोड एक ही कोर्ट हर प्रकार के केस को दोस्तों देखता है। जजेस की बात करें तो जजेस ऑफ द कोर्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि ट्रिब्यूनल में क्या होता है, यहां पर टेन्योर है, उनका कंडीशंस है, टर्म्स है, सर्विस ऑफ मेंबर्स है, ये दोस्तों यहां पर कंडीशंस बनी होती है ट्रिब्यूनल के साथ। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल में फर्क दोस्तों एक लाती हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी यहां पर कई सारे डिफरेंसेस हैं जो हमारे ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट को यहां पर अलग करते हैं और उन दोनों में दोस्तों एक फर्क पैदा करते हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यही है कि जिस प्रकार से ट्रिब्यूनल को लाया गया था, जिस प्रकार से ट्रिब्यूनल को देखा गया था कि उनके फायदे होंगे, वो यहां पर सरकार को दिखते हुए नहीं दिखाई दिए, इसलिए वो लेके आए दोस्तों। लेकिन एक बात और भी जो कहने की है वो ये है कि हंगामे के बीच में इस प्रकार से बिना चर्चा के इस बिल को पास करना, इस बात पे थोड़ा विपक्ष जो है वो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पे होने वाले हैं। चलिए, तो ये दोस्तों आज के लेक्चर में हमने देखा पूरी तरह से ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल के बारे में, क्या है वो बिल, क्या है इशू, क्यों सरकार लेके आई है और क्या डिफरेंस होता है हमारे सिविल कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में, कितने प्रकार के बैंड हमारे पास लगे हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी और आपको दोस्तों आगे ले जाएगी। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये वीडियो और किस तरह के वीडियो आपको और चाहिए, ये भी मुझे बताइए। दोस्तों इस वीडियो को यहां पे रोकता हूं, मैं आगे मिलूंगा अगली वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, आनंद से भरे रहें, ऊर्जाओं से भरपूर रहें, आलस से दूर रहें और हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें। सभी को नमस्कार, सभी को मेरा जय हिंद।